आर यू? वेरी फाइन। हाँ, तो आज हम लोग फिर एक नए क्लास के लिए स्टार्टअप हो जाएं, और स्टार्टअप होने के साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि आज तो हमारा फिजिक्स का टॉपिक है। एक लंबा टाइम सर्किल लग रहा है फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री को बार बार रोटेट कराने में, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो हम उस कार्य को कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, हेल्थ प्रॉब्लम, जिसके कारण जो है इन टाइम वीडियो नहीं डाले, तो इसके लिए कोई बात नहीं, फिर हम इसको कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम लोग फिजिक्स टॉपिक में मेनली जो है ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड्स के विषय में डिस्कशन करना चाह रहे थे। तो हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सीबीएसई बोर्ड ने 70% कोर्स मार्जिन में आउट कर दिया है। तो अब ह्यूमन आइज है ही नहीं है, उसके रे डायग्राम्स नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कहा कि आखिर बच्चों को बताया क्या जाए, टॉपिक क्या चूज किया जाए, क्योंकि इस चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीबीएसई बोर्ड ने भी निकाल दिया, यूपी बोर्ड ने भी इस पर संस्तुति कर दी, और आजकल देख ही रहे हैं कोरोना पीरियड के नाते तो आए हुए प्रोग्राम जो बार बार चेंज करने पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट भी परेशान है, करे तो क्या करे, उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में हमने कहा कि बच्चों को बेसिक नॉलेज ह्यूमन आइज या उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर दिया जाए, और साथ में जो मेन टॉपिक हमारा है डिस्पर्सन लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या इससे पहले आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के विषय में डिस्कशन किया, काफ़ी कुछ देखा होगा वीडियो में, काफ़ी अच्छी चीज़ों को देने की हमने कोशिश किया। तो कल इसी के लिए मुझे नियर अबाउट 30 मिनट्स खुद बुक रीडिंग करनी पड़ी। ये सबसे बड़ी बात ये रही कि आखिर बच्चों को कौन सी नई चीज़ दिया जाए, क्योंकि डेली जो बुक्स होती है बच्चे पढ़ते ही हैं, बच्चों को भी लगता है कि कुछ नई चीज़ दिया जाए। और नई चीज़ देने का मतलब यह है कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि टीचर्स हैं, हम हैं, कोई भी हैं, तो उनको रीडिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट जो फिल्ट्रेशन ऑफ थ्योरी का सिद्धांत होता है, वो फिल्ट्रेशन ऑफ थ्योरी यही कहती है कि हम कुछ नई चीज़ों को ला करके बच्चों को अगर देते हैं तो बच्चे इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो इसी बेस पर हमने टॉपिक लिया फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन कलरफुल वर्ड्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से हमने कहा कि भाई हम तो उनकी रियल सिलेबस की बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बेस कहाँ से स्टार्ट होता है, उस बेस के विषय में भी हमें बताना पड़ेगा। अभी हम मान के चल रहे हैं ह्यूमन आइज के विषय में जो अभी हम डिस्कशन करेंगे एडवांस, वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रिसोर्स तो यहीं से है। अगर हम उस रिसोर्स को नहीं बताते हैं तो बच्चे बस वही त्रिशंकु वाली स्थिति में आ जाते हैं कि ना उनको आसमान है ना जमीन है, तो ऐसे में रहेंगे कहाँ। इन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट टाइम हमने कहा कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में हमें क्या वर्क करना है। मेनली उसमें ह्यूमन आइज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस होती हैं। आज की डेट में देखना है आई सर्जन की भरमार पड़ी है, और आई सर्जन के अभाव में फिर भी पेशेंट काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। आज की न्यू जनरेशन में आप देख रहे हैं मोर देन 40 तो बहुत दूर की बात है, मोर देन 20-25 पर स्पेक्टेकल्स लग रहे हैं, चश्मे लग रहे हैं। सब लोगों की ज़रूरतें हैं, लोग खान पान और सारी बातों में ध्यान नहीं देते हैं। रिजल्ट उसका क्या होता है कि हमारे जैसे चश्मा लगाना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि भाई उनको बेसिक रिसोर्स से जोड़ा जाए, उसके बाद उनके सिलेबस की बात की जाए। तो देखते हैं इसमें क्या कार्य है। जैसे हमने कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन कलरफुल वर्ड, भाई जाहिर सी बात है कि आंखें कहा जाता है ईश्वर की एक ऐसी उपहार है कि जिसके बिना हम इस रंग बिरंगी दुनिया को नहीं देख सकते हैं। तो इस रंग बिरंगी दुनिया में क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम फिजिक्स से कहाँ रिलेट करते हैं, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा निकल के आता है देयर आर 3 कॉमन डिफेक्ट्स। देयर आर 3 कॉमन डिफेक्ट्स मतलब ह्यूमन आइज में जो डिफेक्ट्स होते हैं वो क्या हैं। देयर आर 3 कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन एज फॉलोज, जहां पर प्रमुख रूप से हमारी ज्योति परीक्षण की जाती है। आप सभी को मालूम होगा कि किसी भी कॉम्पिटिशन्स में आप पहले कॉम्पिटिशन्स क्वालिफाई कर लेते हैं, जिसे आप कहते हैं प्री एग्जाम। प्री एग्जाम का मतलब छठवीं परीक्षा होती है। मेंस में आप मेनली टेस्ट देते हैं, और उस मेरिट स्टैंड करने के बाद फिर आपको क्या किया जाता है, फिजिकली और साइकोलॉजिकली टेस्ट के लिए मेनली उनका मेडिकल कराया जाता है। तो मेडिकल कराने का मतलब क्या होता है, भाई कितना भी अच्छा जागरूक बच्चा हो, अगर उसका विजन पावर नहीं सही रहेगा तो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक्स है। ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट उनको रोजगार नहीं देगी, रोजगार देगी,
लेकिन अगर मोर देन 60 और 70% डिसेबल हैं तब तो डिसेबिलिटी कोटे में पा जाएंगे जब। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि लेस देन 60% हैं तो उनकी त्रिशंक वाली ही स्थिति होती है, ना तो डिसेबल कोटे में जा सकते हैं और ना अपने जनरल कोटे में उनको उनके लायक पोस्ट मिलती है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें प्रमुख रूप से वर्णांधता पर भी बात करनी है। और वो वर्णांधता क्या होती है, मेन चीज उसका रेटिना से होता है कि ह्यूमन आइज में रेटिना लाइक एज स्क्रीन होती है, और उस स्क्रीन पर अगर हम बहुत अच्छी इमेज नहीं फॉलो अप करते हैं तो जाहिर सी बात है एक अंधापन का एहसास होता है, सामने रखी हुई वस्तु हमें अच्छी तरह से नहीं दिखाई देती, और मे भी दिखाई भी दे रही है तो उसका जो क्लासिफिकेशंस होता है रे डायग्राम्स के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग होती है, कलर स्प्लिटिंग होती है, उस पर हम नहीं डिस्कशन कर पा रहे हैं। उस पर मेनली क्या होता है कि एक्चुअली हम वहां पर अपनी डेफिनेशंस देने में मजबूर हो जाते हैं, और गवर्नमेंट वहां क्या करती है या कोई भी प्राइवेट सेक्टर कहता है यू आर कलर ब्लाइंडनेस, आपके पास क्या है रंग भेदन क्षमता नहीं है, और रंग भेदन क्षमता ना होने के कारण आपकी प्रॉब्लम्स है, और इस प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम आपको जवाब देने में असमर्थ हैं। तो इन चीजों को भी जानना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में नवयुवकों के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज की बात आ रही है, और वो चैलेंज इसी पर डिपेंड करता है कि हम थोड़ा फास्ट फूड से अलग रहें, साथ में अच्छी चीजों को खाएं, अच्छे ढंग से स्वास्थ्य रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य परीक्षण हर जगह होना है और बिना स्वास्थ्य परीक्षण के हम कोई काम नहीं पा सकते हैं। तो ऐसे में कहा कि देयर आर 3 कॉमन डिफेक्ट्स, ऐसी 3 महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, डिफेक्ट्स हैं, आप विजन एज फॉलोज, ये सभी लोगों को जानना चाहिए, चाहे वो एकेडमिक स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटर्स हो। कॉम्पिटिटर्स भी रहेंगे तब भी उनको जानना जरूरी है, एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं तब भी उनको जानना जरूरी है। फर्स्ट टाइप ऑफ डिजीज इज नोन एज मायोपिया, जिसे पहले स्टेज में मायोपिया कहते हैं। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि मीन्स नियर साइटेडनेस। इसमें अगर इसका इम्प्रूवमेंट करना है तो जाहिर सी बात है हम डॉक्टर के पास एडवाइस लेने जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं दिखाई देने का मतलब कि जो बहुत दूर हैं उनमें हम कलर ब्लाइंडनेस का एहसास करते हैं, और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर उनका नेत्र परीक्षण कराने के बाद फिर क्या एडवाइस करते हैं कि भाई आपको स्पेक्टेकल्स लगेगा, चश्मा लगेगा, और चश्मे का पावर टेस्ट करने के लिए जस्ट उनके बगल केबिन होती है, वहां पर आपका विजन पावर चेक कर दिया जाता है, किस टाइप का लेंस लगेगा, उस लेंस को एडवाइस कर देते हैं। तो मेनली अगर आपकी आंख में मायोपिया है, नियर साइटेडनेस है, तो नियर साइटेडनेस के दूर करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के माध्यम से हम उसका रोग का निवारण कर सकते हैं। सेम कंडीशंस में दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब इसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, और वह नजदीक का मतलब क्या हो गया, बिलो 25 सेंटीमीटर। अगर बिलो 25 सेंटीमीटर की बात कर दें और आपको पूर्णतया प्रिंटिंग लेटर्स या कुछ इस तरह की चीजें जो बहुत महीन होती हैं, या सामान्य तौर पर ये कह लीजिए सुई धागा में डालने के लिए कुछ लोग नहीं पढ़े लिखे रहते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, आई सर्जन के साथ जो असिस्टेंट स्टाफ होता है वो क्या करते हैं कि भाई आप सुई धागा डाल लेते हैं, सुई में धागा डाल लेते हैं कि नहीं, धागा दे देंगे भाई इसको पहचानिए, या कुछ पेपर्स वगैरह दे देंगे इसको बताइए काउंट करके क्या है। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, उनका हाइपरमेट्रोपिया पहचान में आ जाता है, और ये क्या होता है, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष में विशेषता क्या होती है, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो आप लोग इन 2 पॉइंट पर बहुत गौर कीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। निकट की बात अगर की जाए तो एक मानक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर यह चेक किया जाता है, और 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर कोई चीज आपको स्पष्टतया नहीं दिखती है तो मीन्स आपके प्रॉब्लम्स हाइपरमेट्रोपिया के हैं,
और इनको दूर करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एडवाइज करते हैं कि आप जो चश्मा पहनेंगे उसमें कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। लेकिन अब बात ये चीज आती है कि भाई ये तो किसी को हो सकता है, रोग किसी को बता के नहीं होता है। लेकिन आफ्टर 40 इयर्स की बात आती है, एक और प्रॉब्लम मतलब होती है, कभी कभी आंखों में होता है दूर की वस्तुएं हमें साफ दिख रही हैं, नजदीक की नहीं दिख रही हैं, और कभी होता है नजदीक की नहीं दिख रही हैं, दूर की वस्तुएं दिख रही हैं। तो इन सारी चीजों पर डॉक्टर कभी कभी परेशान होता है, चश्मा एडवाइज किया फिर भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं साहब अभी तो हमें बहुत स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो आपको अगर ऐसी चीजें स्पष्ट नहीं दिख रही हैं तो मीन्स आप तीसरे कैटेगरी से प्रभावित हो सकते हैं, जिसे कहते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया का मतलब कि इसमें ए एंड बी बोथ कंडीशंस की प्रॉब्लम होती हैं, मतलब कि आपकी आंख में मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि मतलब ना आपको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और ना नजदीक की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। तो मतलब ये क्या हुआ कि आपकी रेटिना से कुछ प्रॉब्लम ज्यादा बन रही है, जो आगे चल करके अंधापन का शिकार आपको बना देगी। टाइम रहते हुए अगर हम इसको नहीं सुधार कर लेते हैं तो मेन प्रॉब्लम हमारी क्या आती है कि हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। मतलब कि आप ये कह लीजिए कि आप समय से पहले अंधे हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में दोनों कंडीशंस अलाउ होती है और तब हमें क्या होता है, बाईफोकल लेंस की जरूरत होती है। बाईफोकल लेंस मतलब समझ रहे होंगे कि एक चश्मे के एक ही साइड में, ऊपर साइड में कोई दूसरा लेंस रहेगा और नीचे साइड में दूसरा लेंस रहेगा। कि जैसे हम पलकों को उठाते और गिराते हैं कि दूर देखना हुआ तो जाहिर सी बात है पलकों को उठाएंगे, और जब नजदीक देखना होगा तो पलकों को गिराएंगे। तो जब पलकों को गिराएंगे तो आपको दूरदृष्टि का विजन होगा, और सामान्य तौर पर जब आप पलकों को उठाएंगे तो निकट दृष्टि का विजन। कहने का मतलब कि दोनों केस से जो प्रभावित होते हैं तो उनको क्या होता है, बाईफोकल लेंस होते हैं, और उस बाईफोकल लेंस के माध्यम से उनके रोग को दूर किया जाता है। आफ्टर सम टाइम बिंग 10 और 15 ईयर्स और भी आप चलिए, फिर आपको कोई मान लीजिए मायोपिया वगैरह विशेष केसेज में बन रहा है तो आपकी आंख का ऑपरेशन कर दिया जाता है। ऑपरेशन करके एक परमानेंट लेंस लगा दिया जाता है, उससे कुछ दिन आपकी गाड़ी चलती है। लेकिन एटलीस्ट तो भाई स्वाभाविक सी बात है, आंख खराब हो गई तो उसकी परमानेंट सर्विसिंग सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के ही हाथ में होती है। लेकिन फॉर टेम्पोररी डिजीज में हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, हम आपको इस तरह के एक प्रिकॉशंस देते हैं और उन प्रिकॉशंस को आप फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी उम्र में अंधे नहीं होंगे। तो ये तो हमारी हुई मतलब डिफेक्ट्स की, जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। इनके लिए हमने फिगर सजेस्ट किया कि पहली कंडीशंस जब हमारे पास मायोपिया होता है, तो मायोपिया क्या होता है कि सामान्य तौर पर आप देख रहे हैं नेत्र की गोलक है, गोलक में एक लेंस रखा हुआ जो उत्तल लेंस है, और इसी के साथ साथ उत्तल मतलब कॉन्वेक्स लेंस। जब हमारे आंख में मायोपिया की प्रॉब्लम आई तो हमने क्या किया कि सामान्य तौर पर कॉनकेव लेंस लगाया इन अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ डॉक्टर। और जब यहाँ से रेज डायग्राम को दिखा रहे हैं तो रेज डायग्राम के माध्यम से अब हमारा जो इमेज होगा वो आर फॉर रेटिना पर बनेगा, और रेटिना पर जब बनेगा तो बस हमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से लेकर और जो मैक्सिमम फोकस इस लेंस की होती है ह्यूमन आइज की, वहां तक हमें स्पष्ट तौर पर वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये होता है नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम। जब नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम है तो हमें क्या एडवाइस किया डॉक्टर ने, कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस का नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर होता है। डाइवर्जिंग नेचर में आप देख रहे हैं कि यहाँ आपका फोकस है, यहाँ से रे डायग्राम डॉट डॉट करके दिया गया है। ये नेत्र तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, फोकसित करते हैं, मतलब रेज डायग्राम को मोटिवेट करते हैं कि भाई और दूरी तक जाओ। मेनली प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ से जो रे डायग्राम है पहले ही यहाँ करके यहीं जुड़ जाते हैं, रेटिना तक नहीं पहुंचते हैं, जिसके कारण आपको वस्तु दिखाई नहीं देती। तो लेफ्ट हैंड फिंगर हमारा इंडिकेट कर रही है कि जब ये रे डायग्राम रेटिना से पहले आकर के जुड़ जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट तौर पर प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। यही उसकी मेन प्रॉब्लम मायोपिया की है। जब हम इसको कॉनकेव लेंस लगा देते हैं तो ये क्या करता है, किरणों को प्रसारित कर देता है। कहने का मतलब डाइवर्जिंग नेचर है।
डाइवर्ट करता है, दूर दूर तक फैलाने की कोशिश करता है। और दूर दूर तक फैलाने का मतलब कि जब ये सेंटर पॉइंट जहां हमारा फिंगर है लेफ्ट हैंड यहां पर बन रहा था, वो सेंटर अब खिसक करके कहां चलाया, रेटिना पर चलाया। और रेटिना पर चले आने के कारण उस व्यक्ति को ऐसा एहसास होने लगा कि अब हमारा विजन पावर सही हो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसे चश्मा परमानेंट लगाना ही पड़ता है। सेम दूसरी कंडीशंस है, इसमें आपने हाइपरमेट्रोपिया की बात किया। हाइपरमेट्रोपिया में सेम वही डिजाइन होती है। यहां भी रेटिना पर फिगर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर हम कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये फार साइटेडनेस की प्रॉब्लम होती है। और यहां पर जो लेंस यूज किया जाता है उसका कन्वर्जिंग नेचर होता है। कन्वर्जिंग नेचर होने के कारण क्या करता है, वो रेटिना पर फिगर बनाता है, जबकि इसकी जो डिफेक्ट्स होती है, प्रॉब्लम्स होती है, जो रे डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये रेटिना से बाहर चले जाते हैं। रेटिना से बाहर चले जाने का मतलब कि वहां रेटिना से बाहर जाने का मतलब कि पूर्णतया इमेज आपको फाइंड नहीं होता है कि कौन सी वस्तु है, क्या है। तो ये आपके डिफेक्ट्स होते हैं। कहने का मतलब कि यहां के केस में हाइपरमेट्रोपिया में यहां पर प्रतिबिंब आपका रेटिना से दूर बनने लगता है, जिसके कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो उसको दूर करने के लिए हमने कन्वर्जिंग लेंस का यूज किया, जैसे आप कहते हैं उत्तल लेंस हिंदी में। तो यहां से क्या करता है कि ये किरणों को कन्वर्ज कर देता है और पहले ला करके मोड़ देता है, और पहले मोड़ने के कारण रेटिना पर आ जाता है। तो रेटिना पर आ जाने के कारण यहां से हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। और यहां के केस में क्या है, डाइवर्ज करता है, क्योंकि यहां का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो रेटिना से पहले बनता है, और इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेटिना से दूर बनने लगता है। तो ये मेन प्रॉब्लम दोनों की होती है, जिसके कारण हम कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। और जब हमारी बाइफोकल प्रॉब्लम होती है तब तो हमें दोनों को यूज करना होता है। एक ही चश्मे के एक ही ग्लास में दोनों लेंस की लगाने की जरूरत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों आंखें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं तो दोनों में लगाते हैं, कभी सिंगल में होती हैं। कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होती हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी मेन जो होती है वो दो ही कैटेगरीज है, जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का है। लेकिन जो इसमें प्रेस बायोपिया है ये इन दोनों को ज्वाइंट करके होता है। तो आप लोगों को अब तो क्लियर हो गया होगा कि डिफेक्ट्स ऑफ आइज जो होती हैं वो मेनली यही होती हैं। अब ह्यूमन आइज का ये तो रिसोर्स था। आगे की बात हम करते हैं कि भाई यहां पर कहते हैं आइज ऑफ ए डेड पर्सन। मान लो कोई आदमी मरने वाला है या मरने की स्थिति में है, तो उसकी आंखें तो भाई कीमती हैं। हमने पहले ही कहा कि ईश्वर का एक विशेष वरदान होता है, और इस वरदान के तहत जो हमें मिलता है हो सके तो हम अपने जीवन में तो उपयोग करें ही। अगर मेरे द्वारा किसी और का भी भला हो जाता है तो हमें स्वेच्छा से डोनेट करना चाहिए, क्योंकि डोनेट करने की परंपरा हमारे सनातन हिंदू धर्म में, सामान्य धर्म व्यवस्था में सबसे ऊपर बताया गया है। कहा है कि हर आदमी अपना भरण पोषण तो कर सकता है, अपना पेट पाल सकता है, लेकिन जो दूसरों को भी पालता हुआ देखे या अपने माध्यम से दूसरों का भोजन व्यवस्था कर दे, दूसरे की अपनी व्यवस्था चल जाए, तो इससे बड़ा धर्म का कार्य कोई नहीं होता। इसी नाते दान को धर्म से भी ऊपर रखा गया। तो डोनेशन करना एक बहुत अच्छा कर्म है कि भाई आपकी जिंदगी जा रही है, मान लीजिए अगर आपके पास आई विजन बढ़िया है, तो आई विजन बढ़िया है, अगर आप वो आई दान करके जाते हैं तो एक किसी अंधे आदमी को ये कलरफुल वर्ड दिखाई देने का आपने अवसर दे दिया, और जैसे ही उसको मौका मिलता है वो कितना आशीर्वाद आपको दे रहा होगा, ये तो भाई ईश्वर से ही हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ईश्वर हमारे लिए इतना सारा वर्क करते हैं, ऐसे ही अगर हम उनका एक अंश मात्र भी कह लेते हैं तो हम ईश्वर अंश कहलाने के पूर्णतया अधिकारी हो जाते हैं। तो यह एक बहुत पुनीत कार्य होता है, इस नाते हमें इसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आइज ऑफ ए डेड पर्सन कैन बी डोनेटेड, मतलब कि मरे हुए व्यक्ति या मरने वाले व्यक्तियों की आइज फॉर द टाइम बीइंग उनको डोनेट किया जा सकता है टू द पर्सन, किसी भी व्यक्ति को। फिर क्या कह रहा है, हैविंग कार्नियल ब्लाइंडनेस। हैविंग कार्नियल ब्लाइंडनेस कहने का मतलब कि जिसके पास मेनली कार्निया की प्रॉब्लम होती है। कार्निया की प्रॉब्लम होने का मतलब कार्निया आपका यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू पर होता है, और कार्निया जो सामान्य तौर पर जब कार्निया से प्रॉब्लम होती है तो उसे कहते हैं कि एक तरह से अंधता की ओर बढ़ रहा है।
वर्णांधता तो बात ही छोड़िए, वर्ण की बात होती है, उससे पहले हमें कह देते हैं वो अंधता की ओर बढ़ रहा है। तो अंधापन कोई अच्छी बात नहीं है। अंधापन होने से एक तरह से जीवन रिक्त हो जाता है। तो अगर उसमें हम अपने आप को किसी को भी सपोर्ट करते हैं, डोनेट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। और इससे बड़ी ईश्वर की पूजा मेरे ख्याल से संसार में कोई नहीं है। तो यहां से हैविंग कार्नियल ब्लाइंडनेस, अगर किसी के पास कार्नियल ब्लाइंडनेस होती है तो उसमें आपकी आंखें दूसरे को एक रंग बिरंगी दुनिया दिखाने का अवसर देती हैं। इट विल हेल्प टू सी द वर्ल्ड, जिसके माध्यम से वह अंधा व्यक्ति जब पूरे इस संसार को देख लेता है, संसार को जानने की कोशिश करता है, तो वह मन ही मन ऐसे व्यक्ति को कितना आशीर्वाद दे रहा होगा, ये तो वही बता सकता है या फिर ईश्वर बता सकते हैं। सामान्य तौर पर अगले पॉइंट ऑफ व्यू पर अब हम बात करते हैं डिस्पर्सन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो मेनली होती है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आप सामान्य तौर पर देखते हैं कि जो व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर रे डायग्राम्स, तो व्हाइट कलर रे डायग्राम्स में मेनली जो व्हाइट रेज होती हैं वो प्रिज्म में डिस्पर्स कैसे करती हैं और आफ्टर डिस्पर्सन्स उनकी क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब कि वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे सामान्य तौर पर आप लोगों को जानकर ये लगेगा सॉरी कि जैसे मान लीजिए कोई पौधा आप लगाए और पौधे में फूल खिलता है, तो किसी का फूल पीला हो जाता है, किसी का नीला हो जाता है, किसी का और भी कलर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कलरिंग कैसे हो रही है, जबकि सनलाइट केवल श्वेत प्रकाश ही दे रही है, व्हाइट लाइट दे रही है। तो उसी को देखने की एक जिज्ञासा न्यूटन महोदय को था। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक ग्लास प्रिज्म लिया और ग्लास प्रिज्म लिया, उस प्रिज्म के माध्यम से रंग बिरंगी दुनिया की कुछ कलाकारियों को जांचने की कोशिश की। तब उसी आधार पर और भी साइंटिस्ट लग गए और एटलीस्ट हमें इस टाइप का फिगर मिला जो आपको त्रिभुजाकार एबीसी के रूप में प्रिज्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप एक व्हाइट रे डायग्राम की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब एक प्रकाश किरण जा रही है जिसे हम कहते हैं व्हाइट लाइट। बात समझ रहे हैं? तो व्हाइट लाइट हमारी क्या होती है, वो जब प्रिज्म से टकराती है इंसिडेंस होता है। तो इंसिडेंस होने पर वो आगे क्या करती है, पहले तो एरी मीडियम से गई है, वैक्यूम से गई है, और जब एरी मीडियम से आगे डेंस मीडियम में जाती है, तो डेंस मीडियम में जाने के बाद वह किरण झुक जाती है। किससे झुक जाती है? नॉर्मल, जो अविलंब डाला जाता है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर एन डैश का एक नॉर्मल है। जब यहाँ से ये किरण जा रही थी और अचानक यहाँ पर झुकते हुए नजर आती है, तो इससे क्या होता है, मीडियम हावी हो जाता है। एरी मीडियम से गई और डेंसर मीडियम जो ग्लास का पड़ा, वहां से किरण झुक गई, जो कि हम आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पहले ही बता चुके हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग वह झुकती है, पुनः दूसरी साइड में जब पहुंचती है प्रिज्म के, तो वहां पर पहुंचने के बाद फिर हम एक नॉर्मल डालते हैं एम डैश के नाम से, और एम डैश के नाम से नॉर्मल डालते हैं। तो वहां पर देखते हैं कि जो रे डायग्राम हमारा बढ़ रहा है, अब वो 7 कलर्स में दिख रहा है। 7 कलर्स में दिखने का मतलब कि वो सामान्य तौर पर विबग्योर के माध्यम से होता है। विबग्योर के माध्यम से होने का मतलब कि विबग्योर का पूरा नाम क्या होता है, वायलेट, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, जी फॉर ग्रीन, तो बी फॉर ब्लू और जी फॉर ग्रीन, ठीक है, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। तो इस तरह से देखते हैं 7 कलर्स आपके आ जाते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और इसके बाद ऑरेंज, रेड। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से विबग्योर की कंडीशंस आती है और वह विबग्योर के माध्यम से जो आपको व्हाइट लाइट यहां दिख रही थी, वही व्हाइट लाइट 7 कलर में कन्वर्ट हो जाती है। और 7 कलर में कन्वर्ट होने से पहले कुछ वो एंगल इंक्लाइंड करती है। वह इंक्लाइंड एंगल्स जो सामान्य तौर पर होता है कि वहां सामान्य तौर पर जो एंगल होती है, फर्स्ट एंगल जो नॉर्मल के करेस्पॉन्डिंग बनती है, उसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल। बात समझ रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे आई के नाम से डिनोट करते हैं। और आगे जब ये किरण डेंसर मीडियम में क्या करती है, झुक जाती है, तो झुकने के बाद क्या होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के माध्यम से क्या करती है, यहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाती है। तो जिसे आप आर के द्वारा यहां देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड फिंगर्स बता रही है, तो आर के माध्यम से रिफ्रैक्शन एंगल बनती है। और फिर आगे जैसे किरण बढ़ती है, पुनः जब ये विबग्योर के माध्यम से क्या करती है,
विबग्योर के माध्यम से 7 कलर दिखा रही होती है, तो उससे पहले जो नॉर्मल और इस स्कैटरिंग के बीच में एंगल बनती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। एक चीज आपने और गौर किया होगा कि यहां से जब आपको ये डॉट डॉट लाइन दिख रही है तो ये डॉट डॉट लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि रियल में जो लाइट व्हाइट लाइट है वो व्हाइट लाइट को ऐसे सीधे निकलना चाहिए। डॉट डॉट लाइन में हमने कहा कि एक कल्पनात्मक दृष्टि है, और इसी तरह से जब हम दूसरा यहां से डायगोनल लगाए हैं जो यहाँ पर सामान्य तौर पर एज ए अभिलंब का काम कर रहा है, नॉर्मल का काम कर रहा है, तो यहां से हम मानते हैं कि रेज इस तरह से निकल रही होती है, और जहां ये दोनों रेज एक दूसरे को इंक्लाइन करती हैं, काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वहां एंगल डी बन जाता है। वो एंगल क्या होता है, वो एंगल ऑफ डिस्पर्सन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से 4 एंगल इसमें बनती हैं प्रिज्म में। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड एंगल ऑफ डेविएशन। उस पर न्यूटन महोदय ने एक फार्मूला दिया कि एंगल डी की वैल्यू निकालनी हो एंगल ऑफ डिस्पर्सन। तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन किस पर डिपेंड करेगा, एंगल आई प्लस एंगल ई। एंगल आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरा एंगल ई का मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंट, और माइनस एंगल ए। एंगल ए क्या डिपेंड करता है, जो आपने यहाँ प्रिज्म लिया था वो प्रिज्म की एंगल है। प्रिज्म की एंगल मतलब ए से बी और ए से सी भुजाओं का क्या तालमेल है, कितने डिग्री पर वो इंक्लाइंड है। तो इससे क्या होता है, एंगल डी की वैल्यू फाइंड हो सकती है। मतलब कहने का मतलब डिस्पर्सन एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बार फिर से ध्यान दें, एंगल डी मीन डिस्पर्सन एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट, इन दोनों का एडिशन माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म यहां देख रहे हैं। तो इस तरह से देखा कि आइजैक न्यूटन ने एक बहुत अच्छी चीज बताया कि किस तरह से एंगल्स के अकॉर्डिंग एंगल इंक्लाइंड होती है, और एंगल इंक्लाइंड होने के साथ साथ किस तरह से एंगल रोटेट करते हैं, और एंगल रोटेशंस का मेन इफेक्ट क्या होता है। आगे की बात हम करते हैं कि यहाँ पर दूसरी कंडीशंस क्या होती है। जैसे यहाँ वेवलेंथ की बात करते हैं, वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड द डिस्पर्सन। बात समझ रहे हैं, एंगल ऑफ डिस्पर्सन या डेविएशंस के तौर पर हम इसको बात करते हैं। तो यहाँ क्या रिलेशंस होता है, वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। कहने का मतलब सीधे हम कह सकते हैं कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b/d। b का मतलब वेलोसिटी और d का मतलब एंगल ऑफ डेविएशंस की बात करते हैं। सेम कंडीशंस में यहाँ पर हमने देखा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट में 3 इवेंट्स हमारे सामने आती हैं। वो 3 इवेंट्स क्या हैं, द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, कि मतलब व्हाइट लाइट जो रे डायग्राम से निकली वो क्या होती है, कैसे वर्क करती है। तो उसी को इसने कहा कि द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। क्या होता है कि मतलब व्हाइट लाइट यहाँ से क्या करती है, इंसिडेंस करती है, फिर प्रिज्म में इंटर करने के बाद वो नॉर्मल से क्या करती है, झुक जाती है, बेंड हो जाती है, और बेंड होने के बाद जब सेकंड साइड पर पहुंचती है तो वहां पर हम नॉर्मल यूज करते हैं। तो देखते हैं रे डायग्राम आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो स्कैटरिंग करता है, प्रकीर्णन करता है, जिसमें हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं जो विबग्योर के नाम से हमने बताया। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कलर्स को ही हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। मतलब इसे कहते हैं हिंदी में वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण का मतलब रंगों को अलग अलग पहचानना। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया कि विभिन्न तरह के फूलों को हम लगाते हैं, उसकी जो कलर होते हैं फ्लावर्स के वो डिफरेंट होते हैं, तो उनके ऊपर क्या डिपेंड करता है, मेनली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो रे डायग्राम का है, कौन से कलर उनको सूट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उस कलर को वो यूज कर लेते हैं इसी विबग्योर में से, और उस डिफरेंट टाइप का कलर उनको मिल जाता है। जबकि पौधे सामान्य तौर पर हरे भरे सबके दिखाई देते हैं। तो वहां पर बात कर रहा है ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट के माध्यम से कि इट इज ए काज्ड, या एक घटना है, इट इज ए काज्ड बिकॉज डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, कलर्स ऑफ लाइट ट्रेवल विथ डिफरेंट स्पीड्स, कि जो कलर्स ऑफ लाइट होती है
डिफरेंट स्पीड से चलती है। तो डिफरेंट स्पीड से चलती है तो इसी के कारण उनकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज होती है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिस पौधे के नजदीक होती है उसी के अकॉर्डिंग वो कलर धारण कर लेता है। तो इन द मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, चाहे आप एरी मीडियम लें या वैक्यूम लें, दोनों आपका वैक्यूम मीडियम का मतलब क्या हो गया, लाइक एज ए एरी मीडियम हल्का मीडियम, और वैक्यूम का मतलब जिसमें ना तो हल्कापन हो, एयर भी ना हो और ना ही कोई डेंसर वर्क हो। तो सामान्य तौर पर वैक्यूम इज इक्वल टू एयर मीडियम एंड बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स, और विभिन्न कोणों पर बेंड होने के कारण जो जिसके नजदीक होता है वही कलर वो फ्लावर अपना सूट कर लेता है। कहने का मतलब पौधा एक ही जैसा होता है, हरा भरा होता है। जब उसकी कलियां निकलती हैं तो सूर्य के प्रकाश के नजदीक जिस एंगल पर इंक्लिनेशन उनके नजदीक पहुंचता है उसी कलर को धारण कर लेती हैं। तो एक कितनी अच्छी चीज को नेचुरल हैबिट एंड हैबिटेट्स में बताया गया। इसी के साथ सेकेंड ऑप्शन आता है इन नेचर, प्रकृति में, दिस फेनामेनन इज ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। प्रकृति में इसको देखना हो तो हम फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के माध्यम से देख सकते हैं। और वो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो सामान्य तौर पर क्या होता है कि जब कोई भी बरसात वगैरह का मौसम होता है, बरसात हुई, बरसात होने के बाद आसमान एकदम साफ दिखाई देता है, तब आप ध्यान से देखें तो आपको उत्तर दिशा में, पर्वतीय क्षेत्रों की दिशा में सामान्य तौर पर एक विशेष तौर पर धनुष जैसा शेप दिखता है और उसमें 7 कलर्स होते हैं। वो 7 कलर्स क्या होते हैं, विबग्योर के अकॉर्डिंग होते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है द एबव थ्योरी ऑफ डिस्पर्सन वी कैन कंक्लूड दैट, जो एबव थ्योरी ऊपर दी गई उसको हम कैसे कंक्लूड करते हैं, कैसे उस पर वर्कआउट करते हैं। वो व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, व्हाइट लाइट क्या करती है, 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है। दूसरा कह रहे हैं वायलेट लाइट सफर्स मैक्सिमम डेविएशन, और वायलेट लाइट क्या करती है, मैक्सिमम डेविएशन सफर करती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है। एंड रेड लाइट मिनिमम, और रेड लाइट की मिनिमम होती है। तो डिस्पर्सन जब इनकी मिनिमम होगी तो जाहिर सी बात है इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। इसी के कारण आप देखते हैं सोसाइटी में कोई सिग्नल वगैरह लगाना होता है, रेलवे सिग्नल हो या कोई भी आप अवरोधक लगाना चाहते हैं तो उसको रेड कलर में लगाया जाता है। रेड कलर में लगाने का मीन्स क्या होता है कि वो सिग्नल आपको सामने दिखाई दे। अगर रेड कलर मान लीजिए वहां सुटेबल नहीं है या कोई विशेष प्रॉब्लम है तो वहां पर फिर हम ब्लू कलर लगाते हैं, क्योंकि ब्लू कलर की ऑब्जर्वेशंस जो होती है इन द कंपैरिजन दैट अदर कलर्स बेटर मानी जाती है। और हॉस्पिटल वगैरह में सामान्य तौर पर कर्टेन वगैरह जो लगाए जाते हैं वो ग्रीन कलर के लगाए जाते हैं। ग्रीन कलर से क्या होता है, लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। कहने का मतलब ये सारी घटनाएं किस पर डिपेंड करती हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसी के आधार पर अब नेक्स्ट वीडियो एक बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स को लेकर के हम आएंगे और वो सबसे महत्वपूर्ण होगा मेरे ख्याल से। इस नाते नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। तब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।